हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ये देखा था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में किस तरीके से एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए थे, तो इसमें एक और एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं जो हमारी एनसीईआरटी की किताब में, जो क्या है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या करना है हमें, इस एक्सपेरिमेंट में क्या करना है कि एक मैग्नीशियम रिबन लेना है और इसको जलाना है। ध्यान देने वाली बात एक इम्पोर्टेंट याद ये रखनी है कि जो मैग्नीशियम रिबन है ना, उसे जलाने से पहले ना उसको हमें सैंड पेपर से रब करना है। सैंड पेपर से हमें क्या करना है, रब करना है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब मैग्नीशियम को हम ज़्यादा समय तक एटमॉस्फेयर में रखते हैं, एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस में रखते हैं, तो क्या होता है उसमें ना का मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की एक परत जम जाती है, लेयर सी बन जाती है। तो उसी लेयर को साफ करने के लिए हम सैंड पेपर से उसको रब करते हैं। तो होगा क्या, जैसे ही हम मैग्नीशियम को जलाते हैं तो एक डेजलिंग वाइट फ्लेम, बहुत ज़्यादा चमकीली वाइट फ्लेम के साथ ये जलता है। और ये जो यहाँ पे हमें दिख रहा है चाइना डिश में, ये इसका ऐश ऐश होता है। ये जो ऐश हमें नीचे मिल जाता है। तो हुआ क्या है इस रिएक्शन में, नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या हुआ होगा। तो आपको पता है किसी भी चीज का बर्निंग क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाना। तो मैग्नीशियम ने भी क्या किया होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया होगा। और यही जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये आपको यहाँ पे दिख रहा है ऐश के फॉर्म में। तो ये एक एग्जाम्पल था जो हमें पढ़ना था। तो अभी तक हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया है, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। क्या कोई इंडिकेशन होते हैं कि केमिकल रिएक्शन पता लगाने के? तो आंसर है हाँ, इंडिकेशंस होते हैं। तो चलिए इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो जो पहला एग्जांपल है वो हमारा है लेड नाइट्रेट की रिएक्शन है। लेड नाइट्रेट की रिएक्शन है हमारी पोटेशियम आयोडाइड के साथ, ये हमारी रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, देखिए कि पहले हमारे पे दोनों कलरलेस सॉल्यूशन होते हैं, दोनों ही कलरलेस सॉल्यूशन है। तो जैसे ही हम उसमें पहले इसे मान लेते हैं कि हम लेड नाइट्रेट है, ये लेड नाइट्रेट है। दूसरे सॉल्यूशन को मान लेते हैं कि ये पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन है। और जैसे ही हम लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन डालते हैं कि येलो कलर का सॉलिड फॉर्मेशन हो जाता है। और जैसे जैसे हम पोटेशियम आयोडाइड की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाते हैं, ये सॉलिडिफिकेशन पूरा हो जाता है। जो यहाँ पे दिख रहा है येलो कलर का सॉलिड कंपाउंड हमें मिल जाता है। क्योंकि किसी भी रिएक्शन में अगर कोई सॉलिड फॉर्म हो जाता है ना, तो उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। इस सॉलिड को हम क्या कहेंगे, सॉलिड ना कह के इसको हम कहते हैं, इसका नाम होता है प्रेसिपिटेट। पीपीटी फॉर्म में लिखते हैं शॉर्ट में, लेकिन इसको सही फॉर्म में लिखते हैं प्रेसिपिटेट। तो हुआ क्या इस रिएक्शन में, हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ये दो चीजें ऑब्जर्व की। पहली चीज हमने तो ये ऑब्जर्व की, ऑब्जर्वेशन क्या है इससे, कि जो है कि जो कलर चेंज हो गया, रिएक्शन का कलर चेंज हो गया, हमारा पहला ऑब्जर्वेशन ये था। दूसरा ऑब्जर्वेशन है कि कोई सॉलिड फॉर्म हो गया, सॉलिड फॉर्मेशन। सॉलिड फॉर्मेशन का मतलब हो गया कि स्टेट चेंज हो गई, मतलब स्टेट चेंज हो गया। तो दो ऑब्जर्वेशन हमने यहाँ से देखा कि केमिकल रिएक्शन हुई तो क्या हो गया, कलर चेंज हो गया और सॉलिड फॉर्मेशन हो गया। एक्चुअली ये सॉलिड आया कहाँ से, तो इसको समझने के लिए ना हम रिएक्शन देखनी पड़ेगी। तो लेड नाइट्रेट लिख लेते हैं। तो लेड नाइट्रेट की रिएक्शन करवा दी हमने पोटेशियम आयोडाइड के साथ। तो हुआ क्या है एक्चुअल में कि ये जो ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये लेड आयोडाइड में कन्वर्ट हो गया। लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट में ये कन्वर्ट हो गया। जो येलो कलर का सॉलिड दिख रहा है ना, यही है हमारा लेड आयोडाइड। तो आई होप इस एक्सपेरिमेंट से आपको दो ऑब्जर्वेशन समझ में आएगा कि कलर चेंज हुआ रिएक्शन में और सॉलिड का फॉर्मेशन, दैट मीन स्टेट चेंज हो गया। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं अगला एग्जाम्पल। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें क्या करते हैं हम कि जिंक में रिएक्शन ऑफ जिंक विद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 या कोई भी एसिड ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया कि एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, उसको कॉर्क से कनेक्ट करके और ये सेटअप लगा दिया, और नीचे हमारा सॉफ्ट बबल है, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, डाइल्यूट H2SO4 डाल दिया। तो आप दो चीज ऑब्जर्वेशन करेंगे। जैसे ही हमने इसमें डाइल्यूट H2SO4 डाला, तो पहली चीज हमें ये देखा कि ये जो टेस्ट ट्यूब है ये गर्म होने लगा। टेस्ट ट्यूब क्या होने लगा, टेम्परेचर चेंज होने लग गया, टेम्परेचर चेंज होने लग गया। और दूसरा क्या हुआ, जब इस टेम्परेचर से निकला, यहाँ से ये हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये हाइड्रोजन गैस निकली यहाँ से आई इस पाइप के थ्रू, और ये सॉफ्ट सॉल्यूशन में इसके बबल्स निकले। और जैसे इस बबल्स को हमने फायर के पास किया, तो ये पॉप साउंड के साथ फटा। तो दैट मीन्स कि इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो ये दो ऑब्जर्वेशन हमने देखी। तो देख लेते हैं कि एक्चुअली में रिएक्शन में हुआ क्या है। रिएक्शन में क्या हुआ कि हमने जिंक लिया है और सल्फ्यूरिक एसिड लिया है। तो उसने क्या किया होगा, इसने क्या किया होगा, जिंक सल्फेट बना लिया होगा, जिंक सल्फेट।
प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज कर दी होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर दी होगी। और यही हाइड्रोजन गैस को जब हमने फ्लेम के पास लेके गए तो उसने क्या किया, पॉप साउंड के साथ वो फट गया। तो ये आपको दो ऑब्जर्वेशन अगेन यहाँ से हमें याद रखनी है, टेम्परेचर और इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर मैं उन दोनों एग्जाम्पल को आपस में कंबाइन कर दूं तो हम एक कॉमन ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि कॉमन ऑब्जर्वेशन क्या है। कॉमन ऑब्जर्वेशन ऑफ रिएक्शंस, कॉमन ऑब्जर्वेशन ऑफ रिएक्शंस, किसी भी रिएक्शंस की कॉमन ऑब्जर्वेशन क्या है। जो पहली ऑब्जर्वेशन है कि उसमें कलर का चेंज हो जाना होता है, कलर चेंज हो जाता है। दूसरी ऑब्जर्वेशन हमने देखी थी कि स्टेट चेंज हो जाएगा किसी रिएक्शन में, स्टेट। थर्ड है हमारा कोई गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस निकल जाए, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। और फोर्थ है हमारा टेम्परेचर। अगर कोई भी कभी भी आपको ये चीजें, चार चीजों दिख जाए रिएक्शन में, कोई भी रिएक्शन हो रही है, अगर आपको ये चार चीजें इनमें या इनमें से कोई सी भी एक चीज दिख जाए तो आप समझ लेना कि कोई भी रिएक्शन हुई है। तो दैट मीन्स ये जो चार पॉइंट है, ये चार पॉइंट हमारे इंडिकेशन है किसी भी केमिकल रिएक्शन होने के। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी तक हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा, तो और हम क्या कर रहे थे कि केमिकल रिएक्शन को सेंटेंस के फॉर्म में लिख रहे थे। तो सेंटेंस के फॉर्म में लिखना ना ये काफी लेंदी हो जाता है, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हमने इसको दो पार्ट में लिखते हैं, वर्ड इक्वेशंस में लिखते हैं और केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। वर्ड इक्वेशन जैसे आपको नाम पता लग रहा है कि सिंपल वर्डिंग के वर्ड के हिसाब से नाम लिख देते हैं, जैसे कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, उसने रिएक्शन की और ये बना दिया जिंक सल्फेट और ये बना दिया हाइड्रोजन। तो ये उतना अच्छा नहीं है, इसको हम दूसरे वे में भी लिख सकते हैं, उसके केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में, जो आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा कि किसी भी फॉर्मूले का मतलब किसी भी केमिकल नेम का केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे जिंक था, जिंक ने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया और जिंक सल्फेट और H2 गैस रिलीज हो गई। अभी भी ये जो केमिकल इक्वेशन जो हमने फॉर्मूले के फॉर्म में लिखी है, केमिकल इक्वेशन जो लिखी है, ये अभी भी इनकम्प्लीट है। तो क्या करते हैं इसमें, इसको पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, इसको और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम इसकी स्टेट जोड़ देते हैं कि हमारा जो कंपाउंड है या जो रिएक्टेंट है वो किस स्टेट में होती है। आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट होता है और राइट हैंड साइड में हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो हम इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की स्टेट भी मेंशन कर देते हैं। जैसे सॉलिड के लिए हम सॉलिड के लिए हम लिख देते हैं S, लिक्विड के लिए लिख देते हैं हम L और गैस के लिए लिख देते हैं G। ठीक है, और एक और लिखते हैं, अगर कोई भी रिएक्शन वाटर में होती है, वाटर, तो उसको लिखते हैं AQ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर लोग इसमें और लिक्विड में कंफ्यूज हो जाते हैं। लिक्विड का मतलब है कि वो कंपाउंड ही लिक्विड है, लेकिन अगर जहाँ पे AQ लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि जो आपने रिएक्टेंट लिया उसको पानी में घोल के लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं इसी रिएक्शन को लिखूं, जैसे तो जिंक हमारा सॉलिड होता है, ये आपको कैसे पता लगेगा वो सॉलिड है, ये भी डिपेंड करेगा कि रिएक्शन की कंडीशन क्या है। जैसे मैं अभी बताऊंगा, जैसे जिंक सॉलिड है, जो H2SO4 है, ये मान लेते हैं AQ है, इसने रिएक्शन की और ये बना दिया जिंक सल्फेट, प्लस जिंक सल्फेट हमारा सॉलिड बन गया और ये हमारा बन गया हाइड्रोजन गैस। तो अब ये देखो ये कितना अच्छा से इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये सॉलिड है, ये एक्वस है, पानी में है, ये सॉलिड है, ये अगेन गैस फॉर्म में है। तो इससे हमारी जो रिएक्शन हो जाती है और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाती है। समटाइम्स क्या होता है कि इस रिएक्शंस के ऊपर ये जो एरो होता है ना, इस एरो पे भी हम कुछ कंडीशंस लिख देते हैं इसको मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए। जैसे कुछ सिंबल्स लिख देते हैं, जैसे पहला सिंबल होता है हीट का, तो ये जो ट्राइंगल बना होता है इसको हम कहते हैं हीट का सिंबल। और इस पे कैटलिस्ट भी लिख देते हैं, कैटलिस्ट भी हो जाता है इसमें। ठीक है, कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट ऐसे स्पीसीज होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते लेकिन रिएक्शन को तेज कर देते हैं, उसकी रिएक्शन की स्पीड को फास्ट कर देते हैं। तो एक कैटलिस्ट तो दिया होगा आपको, रिएक्शन के ऊपर कोई भी चीज दिख रहा होगा तो वो कैटलिस्ट होगा, और रिएजेंट होते हैं उसमें कुछ तरीके के, वो आप देखेंगे आगे। तो ट्राइंगल को हीट से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक होता है एच न्यू। एच न्यू का मतलब होता है ये लाइट को रिप्रेजेंट करता है, कि अगर आप लाइट डाल रहे हो या कोई रेडिएशन डाल रहे हो तो उसके लिए हम एच न्यू का सिंबल डाल देते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन में। तो अभी तक हमने केमिकल इक्वेशंस के बारे में सीखा, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो हमने नाइन्थ क्लास में पढ़ा था, वो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब होता है मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो इसके कहने का मतलब क्या है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में जितने रिएक्टेंट आप ले रहे हो, राइट हैंड साइड प्रोडक्ट में भी उतने ही अमाउंट में होना चाहिए, एटम इन्वॉल्व होने चाहिए। इसको हम और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम आयरन की रिएक्शन करवा रहे हैं
H2 अभी ना यहाँ पे मैं स्टेट मेंशन नहीं कर रहा, वो हम बाद में दे हमने सीखने के लिए था कि हाँ स्टेट मेंशन करने से इक्वेशन इन्फॉर्मेटिव हो जाती है। फिलहाल के लिए मैं अभी स्टेट मेंशन नहीं कर रहा है कि कौन से स्टेट में। तो फिलहाल मैं क्या लिख रहा हूँ कि आयरन की रिएक्शन करवा दिया मैंने वाटर के साथ। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या बनता है। बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है हमारा बनता है फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ये हमारा प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया जो नीड नहीं थी, चलो कोई बात नहीं। तो अब क्या देख रहे हैं, क्या यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, इधर यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स एक है, और आयरन का यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स 2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन एक है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है। तो क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है, क्या दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एटम्स इक्वल है? तो आंसर होगा नो। अगर ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं हो, तो ऐसी रिएक्शनों को कहेंगे कि ये बैलेंस रिएक्शन नहीं है। तो इस रिएक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा, इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। अब देखिए बैलेंस करने के लिए कोई मेथड नहीं है, इसलिए मैंने लिखा है कि ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, कोई मेथड नहीं है। तो हम क्या करते हैं जनरली, क्या बुक में क्या है कि बहुत लंबा टेबल बना रखा है, उसमें फिर एटम्स लिख रखा है, फिर एटम के नंबर लिख रखे हैं, फिर इसको इक्वलाइज कर रखा है। इस मेथड से हम नहीं जाएंगे। पेपर में सिंपल एक नंबर का क्वेश्चन आता है और हमें फटाफट करना होता है कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ना आपको वो कंपाउंड लेना है कि जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं हम आयरन का। आयरन की रिएक्शन करवा देते हैं हम वाटर के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। तो ये क्या होता है, हमें पता है कि ये फेरिक ऑक्साइड बना लेता है, हमने पढ़ा था प्रीवियस वाले वीडियो में। Fe3O4 सॉरी Fe3O4 बना लेता है। एक मिनट मैं इसको ढंग से लिख दूं, Fe3O4 बना लेता है। ठीक है, ये सॉलिड बनाता है और हमारे पे H2O गैस रिलीज हो जाती है। अब आप देखोगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स, अब देखो बैलेंस कैसे करना है। बैलेंस करने के लिए आपको क्या देखना है कि किसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है। ऐसा मॉलिक्यूल उठाना है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, जैसे कि Fe3O4, इसमें नंबर ऑफ एटम्स 7 है। तो सबसे पहले हम इसको बैलेंस करेंगे, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हम एंड में बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे कितने इधर कितने आयरन है, 3। तो यहाँ पे कितने हैं, 1। तो यहाँ से हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4। तो और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1। तो यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 4 से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे हाइड्रोजन 8 हो गए, और यहाँ पे कितने हो गए, 2। तो यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी पूरी केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गई, एक एक एटम बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जो एक नया मेथड भी होगा आप लोगों के लिए। तो ये है N2 गैस है, प्लस H2 ये भी गैस है, ये बना रहा है अमोनिया। अब मैंने बताया था ये दो एरो का मतलब क्या होता है कि ये रिवर्सिबल है, और ये बना रहा है NH3 गैस, ये भी गैस ही बना रहा है। ठीक है, इसको बैलेंस करना है। तो ये तो इसमें बैलेंस करने में गए तो बहुत सिंपल है। सबसे नंबर नाइट्रोजन किधर है, इधर कितने हैं, 1, और इधर कितना है, 2। तो इधर मैंने लगा दिया 2, बिल्कुल सही। 2 नाइट्रोजन लगा दिया तो इधर कितना हो गया, 6, और इधर क्या लगा दिया, 3। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, H2 प्लस O2 बनाता है हमारा H2O। ठीक है, अब देखो इसमें इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा मैं आपको बहुत ज्यादा। आप में से बहुत लोग ये बोलेंगे इधर H2, उधर H2, दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इधर 1 है तो इधर लगा दिया 2, इधर लगा दिया 2 तो इधर भी लगाना पड़ गया 2, 4, ये हो गया बैलेंस। इसको ना एक और फॉर्म तरीके से कर सकते हैं हम। कैसे कर सकते हैं, H2 प्लस O2 बना रहा है H2O ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इधर 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, इधर 1 ऑक्सीजन है। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, इस ऑक्सीजन को 1 बना देता हूँ। कैसे कर दूंगा, 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये क्या हो गया हमारा, 1 बन गया। इस 2 से 2 कैंसिल होके 1 बन जाएगा। इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये जनरली बुक में दिया नहीं गया, हायर क्लासेस में पढ़ोगे, बट ये भी करेक्ट है। तो ये कुछ नया था आप लोगों के लिए, और यहाँ पे हमारा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन भी खत्म हो जाता है। तो अभी तक हमने इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखा। एक्चुअली में क्या होगा ना, पेपर में ऐसे फॉर्मूले के बेस पे आपको नहीं दिया होगा कि आपको फॉर्मूला लिख के दे दिया होगा और आप उसको सॉल्व करने बैठ गए। इतना आसान वो देंगे नहीं। वो क्या देंगे, वो आपको ना वर्ड इक्वेशंस के फॉर्म में देंगे। वर्ड इक्वेशन जो हमने पढ़ा ना, वर्डिंग के फॉर्म में देंगे, वर्ड इक्वेशंस के फॉर्म में देंगे। जैसे जिंक सल्फेट को जिंक लिख देंगे, ऐसे नहीं, ZnSO4 नहीं लिखेंगे, वो वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में देंगे और बोलेंगे कि उसको बैलेंस करो। तो उसके लिए ना आपको उसको केमिकल फॉर्मूला बनाना आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वो केमिकल फॉर्मूला बनाना आएगा तभी आप उस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। और ये चीज हमने 9th क्लास में अच्छे से पढ़ा था कि किसी भी
कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। आपको ये नहीं आता कि किस तरीके से फॉर्मूला बनाएं, तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके जाके उस वीडियो को अच्छे से देख लिए, जहाँ पे मैंने एकदम पूरा एक्सप्लेन करके बताया कि किस तरीके से किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।